नमस्कार दोस्तों। देखिए, हाई स्कूल के सेकंड मॉडल पेपर का पार्ट 2 वीडियो है ये। पार्ट 1 मैं आपको पहले दे चुका हूँ। आई होप कि आपने पार्ट 1 देख लिया है। नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लेना पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। और आई होप कि आप लोग इसका पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। इसका कंप्लीट देखिए वीडियोज़ को, और उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को फाइनल टच दीजिए, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट में देखिए हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद वाले जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को छोड़ के जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, उसके अलावा जो क्वेश्चंस 4 मार्क्स वाले आते हैं, हम लोग उसको अटैम्प्ट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस, जो इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उनको मैं नहीं कराऊंगा। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड पार्ट देखिए। आपको ये सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है आपकी, ठीक है। ये आपने देखा होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये बेस्ड। आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में प्रूफ करना होता है। और आपने पढ़ा होगा कि अगर आप पी, कोई भी आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और आप इसका अगर वर्गमूल करेंगे √p, तो यह हमेशा एक अपरिमेय संख्या बनेगी आपकी। आपको ये मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई मेथड है नहीं, हम लोग इनडायरेक्टली इसको प्रूफ करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अपरिमेय के बारे में इतनी जानकारी नहीं है जितनी परिमेय के बारे में जानकारी है, परिमेय संख्याओं के बारे में। और अगर कोई संख्या परिमेय नहीं होगी तो वो कंफर्म है कि वो अपरिमेय होगी, तो इसको हम परिमेय के रूप में करेंगे सिद्ध हम लोग, ठीक है। देखिए, थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने इसका कैलकुलेशन दी हुई है आपको, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। हम ये मान के चल रहे हैं, देखिए, कि √2 को हमें एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। मतलब हमने मान लिया कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगर कोई संख्या अपरिमेय नहीं होती तो वो पक्का कैसी होती है, फिर परिमेय होती है। और परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो संख्याएं जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं, और q आपका 0 के बराबर नहीं है। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं प्रॉपरली, तो वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जब हम मान के चलें कि √2 अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय होगी, तो जब ये परिमेय है तो पक्का कोई ना कोई p और q हमें मिलेगा, जिसमें √2 को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q, अंश और हर आपका पूर्णांक होगा। और हाँ, ये जरूरी चीज़ है आपकी कि जो HCF होगा, दोनों का HCF का मतलब मैसअप है आपका, होगा दोनों का p और q का, वो आपका 1 होगा। यानी कि इसका कहने का बेसिकली मतलब ये है कि आपको जो भिन्न है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, भिन्न का ना सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है भिन्न का? ऐसा रूप है जहाँ पे अंश और हर का मैसअप है आपका 1 हो जाएगा, तो उसको भिन्न का सरलतम रूप बोलते हैं हम लोग। मतलब आपका जो मैसअप है होगा, महत्तम समाप्त वर्तक, वो आपका अंश और हर का 1 हो जाएगा, अंश और हर का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समाप्त वर्ती है, सॉरी, 1 हो जाएगा आपका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2/4 आपके भिन्न है, लेकिन ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे अंश और हर आपका किसी एक संख्या से कैंसिल आउट हो रहा है। मतलब 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 बचेगा। कहने के लिए ये वही है, लेकिन 1/2 इसका सरलतम रूप है आपका। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि ऊपर नीचे अंश और हर में जो भी संख्या कॉमन है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया हमने। ये इस पे हम लोग कंडीशंस लेके आएंगे, रेस्ट्रिक्शंस। अब इसको थोड़ा प्रॉपर्ली सोल्व करिए, इसका वर्क कर दिया दोनों पक्षों का, तो वर्क करेंगे तो ये 2 = p²/q², तो यहाँ पे 2q² = p² आ गया। अब चूंकि p और q जब आपका यहाँ पे 1 है, चलिए अब यहाँ पे देखिए p² को आप 2 × q² के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं। अब ये बात समझ लीजिए आप लोग कि अगर आप किसी एक संख्या को, मान के चलिए संख्या आपकी है 15, दो संख्या के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे कंप्लीटली श्योर हैं कि ये भी इसको डिवाइड करेगा और ये भी इसको डिवाइड करेगा। मतलब किसी एक संख्या को अगर आप दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा संख्या के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हर एक संख्या उस जिस संख्या को आप लोग लिख रहे हैं उसको हमेशा डिवाइड करेगी। यानी कि यहाँ पे 2 भी p² को डिवाइड करेगा और q² भी p² को डिवाइड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है q² डिवाइड करे p² को, मतलब सॉरी डिवाइड करेगा, सॉरी, लेकिन हमें यहाँ पे केवल 2 पे कंडीशन लेके आनी है। अब देखिए यहाँ से 2 p² को डिवाइड कर देगा, देखिए चिन्ह होता है डिवाइड करने का। अब 2 आपका प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, और एक प्रमेय होती है, आपने पढ़ी होगी थ्योरम, या एक रिजल्ट भी मान लीजिए आप लोग, कि अगर
किसी एक, मान के चलिए p कोई भी अभाज्य संख्या है, आपकी प्राइम नंबर है, और अगर इस संख्या का वर्ग, नहीं, ये संख्या अगर किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड कर रही है तो ये वाली संख्या इस संख्या को भी डिवाइड कर देगी। ये है फिर में आपकी, मतलब अगर कोई अभाज्य संख्या किसी भी एक गिवन संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वो संख्या उस अंक नंबर को भी विभाजित कर देगी आपकी। तो दो अगर पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो दो हमेशा पी को भी डिवाइड कर देगा आपका, ये रिजल्ट है इसके अनुसार। अब ये जब पी दो से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पी को हम लोग दो गुणा एक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि 15 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, यानी कि 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 15 को मैं 3 गुणा और एक वो वाली संख्या जिसको 15 में 3 से भाग देने पर नंबर आएगा उसको मैं गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ। वही मैंने किया है यहाँ पे, ए कोई भी वो संख्या है आपकी, ठीक है। अब इस पी का मान मैंने यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रिप्लेस कर दिया है, तो 2 क्यू स्क्वेयर बराबर पी स्क्वेयर की जगह 2a का वर्ग हो गया मेरा यहाँ पे ये, तो ये 4a स्क्वेयर आ जाएगा। आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2a स्क्वेयर बचेगा और बराबर में क्यू स्क्वेयर बचेगा। फिर से देखिए यही वाली कंडीशन आपकी आएगी, जैसे यहाँ पे कंडीशन बनी थी कि क्यू स्क्वेयर को आप 2 और a स्क्वेयर के गुणा के रूप में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब 2 आपका क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर देगा। अब 2 फिर से अभाज्य संख्या है तो 2 आपका क्यू को भी डिवाइड कर देगा इस प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए 2 आपका पी को भी डिवाइड कर रहा है और 2 आपका क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब पी और क्यू में कॉमन फैक्टर आपका, कॉमन गुणनखंड 2 मिल गया आपको। तो इसका मतलब जो पी और क्यू का एचसीएफ होगा यानी कि मैथ होगा वो पक्का 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन 2 कम से कम 2 से तो बड़ा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, पी भी डिवाइड कर रहा है और क्यू भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन समीकरण नंबर फर्स्ट में देखिए पी और क्यू का मैसेप हम क्या लेके चले थे, केवल 1 लेके चले थे, लेकिन यहाँ मैसेप 2 से बढ़ा आ रहा है। अब दोनों की, चूंकि दोनों संख्या एक साथ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि भाई 1 ये कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 रहेगा, लेकिन ये कह रहा है कि 2 से बड़ा रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे की बातों में विरोधाभास हो गया ना, यहाँ पे कंट्रोडिक्शन हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब जो हम यह मान के चले थे वो हमारा संभव नहीं होगा, संभव नहीं। हम क्या लेके चले थे, हम मान के चले थे कि यह परिमेय नहीं है, मतलब ये परिमेय है, तो इसका उल्टा होगा फिर पॉसिबल। इसका मतलब ये संख्या फिर परिमेय नहीं होगी, तो परिमेय नहीं है तो संख्या कैसी बन जाएगी, अपरिमेय बन जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके ये, कई बार एनसीईआरटी ने देखा होगा। अब देखिए जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, आपको इसी का यूज़ करके आपको ये भी दे सकता है आपको कि सिद्ध करो कि जैसे मान लो 1 प्लस अंडर रूट 2, या फिर 2 प्लस अंडर रूट 2, या फिर ये मान लो 3 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये मान लो 4 प्लस 3 अंडर रूट 5 मान लो, ये भी दे सकता है आपको सिद्ध करने के लिए कि यह अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम इसी चीज़ का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आप लोग बस एक रिजल्ट याद रखिएगा कि पी अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसका वर्गमूल हमेशा एक अपरिमेय संख्या बनेगा हमारा, और इसी रिजल्ट का यूज़ करके हम इनमें से कोई सा भी चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, केवल परिमेय और अपरिमेय वाले डेफिनेशंस यूज़ करके। ठीक, मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मान के चलिए आपको प्रूफ करना है 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो आप इसको परिमेय मान के चलेंगे, फिर से वही नेगेशन मेथड, जैसे आप परिमेय मानेंगे तो 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 इसको पी बटे क्यू के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ये निकालिए, 4 अंडर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू माइनस का 3, यानी कि पी माइनस का 3 क्यू बटे में क्यू हो जाएगा। अब 4 और हटा दीजिए तो अंडर रूट 3 बराबर 4 डिवाइड में चला जाएगा, पी माइनस का 3 क्यू अपॉन में 4 क्यू। अब देखिए ये आपका अंश हो गया और ये आपका हर हो गया, दोनों पूर्णांक हैं आपके, और क्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 हमने ऊपर ले ही रखा है यहाँ पे, क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि अंश और हर वाली संख्या, इधर संख्या कैसी बन गई आपकी है, परिमेय संख्या। लेकिन अभी आपने प्रूफ किया है हम लोगों ने भी कि अगर किसी अपरिमेय संख्या का अंडर रूट करते हैं तो वो हमेशा अभाज्य संख्या का, तो वो हमेशा अपरिमेय बनती है। तो इसका मतलब राइट साइड तो परिमेय है लेकिन लेफ्ट साइड कैसी है आपकी, अपरिमेय। ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि या तो संख्या अपरिमेय होगी या फिर वो परिमेय होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से कंट्रडिक्शन हमें मिल जाएगा और यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये वाला नंबर आपका अपरिमेय है। इस तरीके से मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं जो भी आपको सिद्ध करने के लिए कहे आपसे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है रेखिक समीकरणों का, दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी दे रखी है, संख्या ज्ञात करनी है आपको। देखिए छोटा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लो दोनों संख्याएं, जब आपको संख्याओं के बारे में बात है तो एक्स और वाई मान लो, और क्या है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, उनका अंतर 26 दे रखा है। तो इसको हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे रेखिक समीकरण मान के कर लो और चाहे डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग इसको। देखिए रेखिक समीकरण मान के बता रहा हूं मैं आपको। मान लो
कि आपकी जो संख्याएं हैं एक्स और वाई हैं, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन इसने दे रखी है दोनों का अंतर। अब हमें पता नहीं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, तो एक्स को बड़ा मान रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो दोनों का अंतर 26 दे रखा है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 26 आ गया। क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब देखिए एक्स को बड़ा मान के चले हैं, तो इसका मतलब जो एक्स होगा वो वाई का 3 गुना होगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3y आ जाएगा, 3 गुना दे रखा है क्योंकि एक्स को बड़ा मान के चले हम लोग यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, ये समीकरण नंबर 1 की, तो अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है। तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है प्रतिस्थापन विधि हम लोग लगा देंगे। एक्स का मान 3y है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स की जगह 3y माइनस का y बराबर कितना आ गया आपका 26। तो 2y बराबर 26, तो y बराबर यहाँ पे आपका 13 आ गया। ठीक, तो पहली संख्या 13 आ गई और इसका y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। यहाँ से x का मान आपको मिल जाएगा 3 इंटू 13, तो कितना आ गया आपका ये 39। ये सिंपल क्वेश्चन था आपका दोनों ये। ठीक, ओके चलिए नेक्स्ट में देखिए। ओके नेक्स्ट में देखिए भाई, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन दे रखा है। समीकरण दे रखी है ये वाली, इसके मूल एक दूसरे के ना व्युत्क्रम दे रखे हैं। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, यानी कि अगर एक मूल x है तो दूसरा मूल 1/x होगा आपका, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मूल्य की प्रकृति के बेस पे तो कुछ है नहीं। समीकरण देखिए पहले, देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। समीकरण है हमारे यहाँ पे जो गिवन द्विघात समीकरण है हमारी, m-1 m² माइनस 3x² m² माइनस का 3 इंटू x² प्लस का 3mx एंड प्लस का 3m-1 इक्वल्स टू 0। 3m-1 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है भाई। अगर आप इसकी मानक रूप से तुलना करेंगे, ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करो, तो गुणांक निकालो। x² का गुणांक a बराबर यहाँ पे है m² माइनस का 3, x का गुणांक b यहाँ पे है 3m, और अचर पद c और यहाँ पे अचर पद है 3m-1। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो इस समीकरण के मूल हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, उल्टे हैं। अब ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट कि अगर मान के चलिए ये वाले द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तो वहाँ से आपने दो कंडीशंस पढ़ी होंगी कि जो मूलों का जो योगफल होता है वो इनके गुणांकों में संबंधित होता है। मूलों का योगफल होता है आपका दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a, और मूलों का जो गुणनफल होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दो रिजल्ट आपने पढ़े होंगे द्विघात समीकरण के लिए। अब देखिए इन्हीं रिजल्ट्स को हम लोगों को यूज करना है। मान के चलिए कि पहला मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल इसका व्युत्क्रम 1/अल्फा हो जाएगा आपका। अब बेसिकली आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m के लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन ही देखनी है। एक दूसरे के उल्टे दे रखे हैं, देखिए एक कंडीशन आपके पास प्लस वाली है, दूसरी कंडीशन आपके पास प्रोडक्ट वाली गुणनफल वाली है। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इनका प्लस करेंगे दोनों मूल्स का, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर यहाँ से समीकरण आएगी m में। आपको बेसिकली m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। कहने का मतलब ये है आपका क्योंकि आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपको अल्फा को ना एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा आपने अपनी तरफ से लेट किया है। बस आपको कंडीशन से अप्लाई करनी है। दो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे ना एक दूसरे का व्युत्क्रम दे रखा है। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम इन व्युत्क्रमों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो आपको दिख रहा है अल्फा से अल्फा कट जाएगा ये, और m में केवल समीकरण बचेगी, और ताकि हम m का मान सिंपली वहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम दे रखे हैं तो वहाँ पे आप लोग यूज करेंगे कंडीशंस गुणनफल वाली, और अगर मूल एक दूसरे के उल्टे दे रखे हैं, यानी कि एक प्लस का और दूसरा माइनस का दे रखा है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे योगफल, क्योंकि प्लस माइनस वाले केस में जब हम दोनों मूल्स को जोड़ेंगे एक दूसरे के प्लस माइनस को, तो वो कट के 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे व्युत्क्रम है तो इसका मतलब गुणनफल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे मूलों का गुणनफल। तो एक तो गुणनफल अल्फा इंटू 1/अल्फा मिल गया, और एक चीज़ आपको पता भी है कि मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो c की वैल्यू है यहाँ पे 3m-1, और a का मान है यहाँ पे m² माइनस का 3। ठीक है, ये कंडीशंस होगी ताकि हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए यहाँ पे। अब देखिए ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होगी, तो राइट में तो केवल 1 बच गया आपका, तो अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बचेगा हमारा m² माइनस का 3 इक्वल्स टू 3m-1।
अब इसको लेफ्ट में लेके आओ, एक समीकरण बनाओ, तो एम स्क्वेयर माइनस का 3m माइनस का 3 है, ये इधर अगर प्लस का होगा तो ये माइनस का 2 बराबर 0। अब देखिए ये बन गया एक द्विघात समीकरण कि 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने या जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 3 आएगा। तो 2 के ऐसे फैक्टर तो आपको मिलेंगे नहीं जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 3 आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे श्रीधराचार्य इसका कुल मिला के अब यहाँ पे इसको सोल्व करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, ओके, एम स्क्वेयर माइनस 3, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए करिए इसको फिर। तो m का मान लगाइए, एक काम करिए श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए क्योंकि द्विघात समीकरण सोल्व करनी है आपको यहाँ पे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। तो यहाँ पे लगाइए, दिख रहा होगा b की वैल्यू -3 आएगी यहाँ पे, वो वाला b नहीं, अब ये वाला b नहीं चलेगा, आप यहाँ पे आएगा, इस नई नई द्विघात समीकरण m में बनी है ये। तो माइनस b की वैल्यू माइनस का 3 है प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू है आपके यहाँ पे 1 और सी की वैल्यू है -2 अपॉन में 2, ए की वैल्यू है आपके यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 बचेगा ये, और ये 9 आएगा, तो अंडर रूट 17 आएगा और अपॉन में कितना आएगा 2। तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, यही m की वैल्यू आपकी आएगी। यहाँ पे दो वैल्यू बन जाएंगी आपकी, 3 प्लस अंडर रूट 17/2 और एक 3 माइनस अंडर रूट 17/2 आपका। इस तरीके से देखिए हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसकी जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो गुणनफल यूज करेंगे। और अगर मूल एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव दे रखे हों यानी कि बराबर हों लेकिन विपरीत चिन्ह के हों तो हम केवल गुणनफल प्लस वाला यूज़ करेंगे, यानी कि योगफल यूज़ करेंगे हम लोग वहाँ पे, ताकि हमारा कंडीशंस निकल के आ जाए, मतलब अल्फा जो हम लोग अपनी तरफ से मानना है वो खत्म हो जाए हमारा। ठीक है, ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है ये। चलिए नेक्स्ट में देखिए आपका क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब ये आपका ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। चित्र में आपको एक ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस और टी इस प्रकार दे रखे हैं कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, यानी कि देखिए ये ट्राइंगल है आपका। क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो ये वाला एंगल है ये वाला इस एंगल के बराबर है आपका, ये वाला इस एंगल के बराबर है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू कौन कौन सा बैठेगा भाई, आर ये रहा, पी ये रहा और क्यू ये, यानी कि जो टोटल ट्राइंगल आएगा इसको सिमिलर दिखाना है आपको किस ट्राइंगल के, आर टी एस के। आर ये रहा, टी ये रहा, एस ये रहा। ठीक है, ये रहा आर आपका। अब देखिए आप इन दोनों ट्राइंगल्स के ना एक दूसरे से कंपैरिजन करिए। क्वेश्चन में ये वाला एंगल यानी कि एंगल आर पी क्यू बराबर एंगल आर टी एस, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन। अब ध्यान से देखिए, दोनों में एक शीर्ष ऐसा है जो कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या है आपका आर शीर्ष। तो ये वाला एंगल देखिए पहले ट्राइंगल में भी आएगा यानी कि टोटल ट्राइंगल में भी और छोटे ट्राइंगल में भी आएगा। तो यानी कि एंगल आर बराबर एंगल आर क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन हो जाएगा दोनों में, यानी कि बेनिस्ट हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स के दोनों कोण बराबर, दो कोण बराबर हो गए, दो संगत कोण। और आपने पढ़ा होगा सर्वांग, जो हम लोग समरूपता पढ़ते हैं, आपने समरूपता के कौन कौन से प्रकार पढ़े होंगे, एक तो पढ़ा होगा ये वाला एस 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 समरूपता, यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स की दो तीनों संगत भुजाएं का अनुपात समान हो जाएगा तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। एक पढ़ी होगी आपने ए समरूपता, यानी कि अगर दोनों ट्राइंगल्स के तीनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो भी त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे। और इसी के साथ इसी का छोटा कंक्लूजन पढ़ा होगा ए समरूपता आपने, कि अगर दो संगत कोण बराबर हैं तो भी त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। ठीक है, और एक पढ़ा होगा आपने ये वाली समरूपता एस समरूपता, मतलब एक कोण बराबर और उन कोण को ज्वाइन करने वाली दो लाइंस का अनुपात बराबर, तो भी हमारी समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। तो इसमें ध्यान से देखो आप लोगों को ना ये समरूपता लग रही है ए समरूपता, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए, दो संगत कोण दिख रहा होगा आपको, इसके संगत कोण ये है और इसके संगत कोण ये, तो खुद ही उभयनिष्ठ है आपका, तो दो बराबर। ठीक है, तो ए समरूपता हमारी लग जाएगी यहाँ पे, और उसके अनुसार ट्राइंगल आर पी क्यू समरूप हो जाएगा ट्राइंगल आर टी एस के। यही हमें सिद्ध करना था, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हो गया बस, ये देखिए इतना सा है ये डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट में देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है आपका, आपको सिद्ध करना है। देखिए ओके, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको केवल और केवल पहली सर्वांग समता पे आएंगे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी से रिलेटेड सिलेबस का पार्ट है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं ट्रिग्नोमेट्री में आपका, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बस आपकी लाल बटे काका वाली। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है आपसे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ये साइन थीटा माइनस का 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ करना है आपको। तो ध्यान से देखिए इसी क्वेश्चन को यहीं से हम लोग डायरेक्टली कर दे रहे हैं। साइन थीटा है या साइन की क्यूब थीटा, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ऊपर के दोनों टर्म से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा आपका। और नीचे की टर्म से आपको दिख रहा होगा कोस थीटा कॉमन आ रहा है दोनों से, तो यानी कि मैंने क्या लिया यहाँ पे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, LHS, दोनों साइड है ना इक्वल सिद्ध करना है, तो एक साइड लेके चलनी पड़ेगी। तो कोस थीटा और यहाँ पे बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बचेगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ऊपर और नीचे कोस स्क्वायर थीटा है, दोनों को अलग अलग लेके तो कुछ बनेगा नहीं, आपने इन दोनों में कंडीशन पढ़ी है। अब आइडेंटिटी सर्वसमी का कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा है आपने, तो यहाँ से या तो आप साइन स्क्वायर थीटा का मान कोस स्क्वायर थीटा के रूप में या फिर कोस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा के रूप में इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। यहाँ से अगर आप कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो कोस स्क्वायर थीटा का मान बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब इस कोस स्क्वायर थीटा का मान आप लोग यहाँ पे नीचे रिप्लेस कर दो, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में है आपका 1। ठीक, ओके, तो ये आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा इंटू अंडर मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बनेगा ये, तो ये बन गया आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू, इसको सोल्व करिए थोड़ा सा, दिख रहा होगा प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो ये 1 बचेगा और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से ऊपर नीचे दोनों क्वांटिटी सेम हो गई ना, यहाँ भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट में यानी कि गुणनफल में है। तो क्या क्या बचेगा, केवल आपका यहाँ बच गया बस केवल आपका साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, क्योंकि तो 1 हो गया आपका, और ये कितना होता है आपका ये टेन थीटा, और यही आपको सिद्ध करवाया था RHS। देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसी आइडेंटिटी पे डिपेंड है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है, और इसी पे क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड में भी आएगा इस बार फिर से, इसी प्रॉपर्टी पे बेसिक क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अगर आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो उसको आराम से कोस स्क्वायर के रूप में निकाल सकते हैं, और कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो उसको आराम से साइन स्क्वायर के रूप में। क्लियर, ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, ये भी देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है आपका कि दी गई आकृति एबीसी में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, 14 सेंटीमीटर वृत्त का चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश का मतलब होता है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चतुर्थांश का क्या मतलब है। ये मान लो कि ये कंप्लीट सर्किल है आपका, और इस कंप्लीट सर्किल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये हर एक पार्ट अपने आप में एक चतुर्थांश बन जाएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला आपका। ठीक है, और आपको पता चतुर्थांश का मतलब 4 पार्ट होता है, यानी कि 4 इक्वल पार्ट में। तो आपको 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या का जो वृत्त है ना, उसका केवल एक भाग लिया गया है, इस तरीके का भाग है यहाँ पे ये वाला, मान लीजिए इसी यही वाला भाग है आपका, केवल एक चतुर्थांश है आपका। तो देखिए अगर ध्यान से इसको देखेंगे चतुर्थांश का, आपको पता है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे वृत्त को हमने 4 भागों में बांट दिया है, तो इसका और 4 इक्वल भागों में बांटा है, बराबर भागों में। तो अगर किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल में 4 से भाग हो जाएगी। क्लियर होगा ये तो आपको, क्लियर, ठीक, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है कि मतलब देखिए चतुर्थांश कौन सा दे रखा है, ABQCA, ये आपका चतुर्थांश है, ये रहा आपका। देखिए उसके बाद BC को, जो B से लेके और C तक जो ये लाइन जा रही है, आपको दिख रहा होगा ये समकोण त्रिभुज है आपका, चतुर्थांश है तो ऑब्वियसली समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का। ठीक,
तो अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना है, बीसी को इसने यानी कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है ना, इसने इसको व्यास मान के एक और वृत्त खींचा है। देखिए ये ऊपर वाला जो वृत्त है, ये वाला जो वृत्त गया है आपका, ये वाला वृत्त गया है आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें इस वाले वृत्त में दो भाग शामिल हो गए आपके। आपको पहले करना क्या है वो पढ़ लीजिए। मान के कि ना अर्धवृत्त खींचा गया, अर्धवृत्त मतलब केवल आधा वृत्त खींचा गया है इस तरफ नहीं खींचा गया है आपका, इस तरफ नहीं खींचा है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब छायांकित भाग है इसका ये वाला, देखिए ये जो लाइन ड्रॉ हो रखी है ना, ये वाला छायांकित भाग है इसका। आपको इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले भाग का। अब डायरेक्टली तो हम लोग देखो इसको कर नहीं सकते, इसको पूरे के पूरे भाग को ना हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया है। देखिए पहला भाग तो वो भाग है हमारा, देखिए जो कि वृत्त का चतुर्थांश है आपका, ए से स्टार्ट कर रहा है वो यहाँ से इस तरीके से, देखिए ए से स्टार्ट कर रहा है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है सी पे, और ये फिर ये इस तरीके से जाके और ऐसे जाके बी पे आके फिर ए पे आ जा रहा है। तो ये है टोटल वृत्त का चतुर्थांश। इसके अंदर देखिए कौन कौन से भाग आ रहा है। पहला भाग तो ये है कि जो इसका वृत्त वाला भाग आ रहा है, ये समकोण त्रिभुज वाला, और दूसरा भाग इसका ये है कि जो इसके अंदर वाला भाग आ रहा है, ये दो आपका, ठीक है। ये वाला इसको चलिए थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ इसको। दूसरा भाग ये है देखिए। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना है, अब चूंकि वृत्त का जो त्रिज्या है देखिए दिख रहे होगे 14 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, तो हमने इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया टोटल। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आएगा आपका, देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ देखिए, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम जब इसको पाई आर स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमारा आएगा निकल के 1/4 होगा, 1/4 और इंटू पाई आर स्क्वायर आपका, क्योंकि आर त्रिज्या 14 है आपकी। तो हम इसको सोल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 है भाई, ये 2 आ गया, गलती से हो गया था। इसमें 2 से और भाग हो जाएगी आपकी अभी यहाँ पे, तो ये आपका निकल के आएगा 308 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 154 सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। ये मैंने क्या निकाला है ध्यान से देखो, 1 भाग प्लस 2 भाग, इन दोनों का कंबाइंड क्षेत्रफल है जो कि वृत्त का चतुर्थांश बन रहा था। तो वृत्त का टोटल क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और उसमें 4 से भाग कर दिया केवल एक चतुर्थांश का एरिया निकालने के लिए। तो मेरे पास जो ये एरिया मिला है वो मिला है जो कि ट्राइंगल को और इस वाले अंदर वाले को एक साथ कलेक्ट करके ला रहा है, ठीक है। ये तो एरिया निकला। उसके बाद देखिए, क्योंकि बीसी को इसने अर्धवृत्त बनाया हुआ था, बीसी पे यहाँ से बीसी को ये वाली लाइन लेके, तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अर्धवृत्त का, तो उसमें देखिए दोनों भाग आएंगे। अब फिर से देखिए ये वाला भाग फिर से आ जाएगा उसमें, और ये जो अंदर वाला भाग है ये वाला भाग, ये दोनों, तो ये दोनों भाग आएंगे इस बार इसमें। अब ये दो भाग, तो अगर हम इसका, क्योंकि सिंगल से इसका क्षेत्रफल निकल नहीं सकता, कंबाइंड ही निकलेगा, तो ये अर्धवृत्त बन रहा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला मैंने। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले देखिए अर्धवृत्त की ना हमारे पास त्रिज्या पता होनी चाहिए, ठीक। अर्धवृत्त की त्रिज्या देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अर्धवृत्त तो मेरा बन गया। अर्धवृत्त में जो बीसी है आपको, ये वाला भाग जो बीसी है ना, इसको व्यास माना हुआ है, बीसी है आपका व्यास। अब देखो बीसी आपको गिवन तो है नहीं, आपको केवल ये वाला भाग गिवन है और ये वाला भाग गिवन है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या हम लोग, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, तो क्या हम बीसी नहीं निकाल सकते यहाँ से। देखिए इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ यहाँ से, देखिए बीसी है हमारा ये वाला भाग, तो समकोण त्रिभुज है आपको, तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो अगर आप इसको निकालेंगे, कर्ण, ये कर्ण बन रहा है आपका, तो कर्ण का वर्ग बराबर यानी कि बीसी का वर्ग बराबर आएगा 14 का वर्ग, यानी कि लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, और लंब और आधार दोनों 14 14 ही हैं आपके। तो ये आपका 196 हो गया, और ये भी आपका 196 हो गया, ठीक है। 196 करने की बजाय इनको दोनों को आपस में जोड़ लो, तो ये आएगा आपका 2 गुणा 14 का वर्ग, क्योंकि बीसी का वर्ग चाहिए। तो आपको अगर बीसी चाहिए तो दोनों तरफ का वर्गमूल कर दो, तो ये बचेगा आपका 14√2। ये व्यास आ गया आपका अर्धवृत्त का। तो जब व्यास आ गया अर्धवृत्त का, तो त्रिज्या जब आप निकालेंगे तो इसकी आधी हो जाएगी 7√2, ये आ गया आपका 14√2। तो त्रिज्या आर बराबर इसकी आ गई 7√2। क्षेत्रफल निकालो इसका अब आप, ठीक है। अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त कौन सा बन रहा है, बी सी पी बी, ये वाला बी सी पी बी, ये है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का। आपको पता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये है इसके लिए, लेकिन आपको अर्धवृत्त है आपको, तो अर्धवृत्त में 2 से भाग हो जाएगी आपकी।
तो करो इसको सोल्व। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 गुणा 1/2 चल ही रहा, उसका वर्क करेंगे तो 7√2 का, तो ये होगा 49 गुणा में 2, क्योंकि √2 का वर्क 2 हो जाएगा। तो 2 से तो 2 कट गया, ठीक है, और 7 से ये 7 टाइम जाएगा 49, और 22 सत्ते हो गए आपके 154 सेंटीमीटर की घात। तो ये क्षेत्रफल आ गया आपका यहाँ पे, देखिए इस वाले पार्ट का, जो भी अर्धवृत्त है आपका, ठीक है। इसमें आप देखिए ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट भी शामिल है और ये वाला पार्ट भी शामिल है, ये दोनों शामिल हैं आपको, और आपको एरिया केवल इसका चाहिए। तो जब आपको इसका एरिया चाहिए तो आपको इस वाले के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो बीच वाला भाग है आपका बी सी क्यू बी, इसका क्षेत्रफल आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये डायरेक्टली माइनस होगा नहीं आपका, क्योंकि ये आपके चतुर्थांश के अंदर आ रहा है। तो हम इस केवल इस वाले भाग को निकालने के लिए इन दोनों भाग में से, इन दोनों भाग के क्षेत्रफल में से इस वाले को माइनस कर देंगे, तो केवल ये वाला बचेगा। तो अब ये वाला है आपका समकोण त्रिभुज। तो जब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठेगा हमारा, याद होगा आपको, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है हमारा। तो 1/2 गुणा आधार 14, ऊंचाई भी 14, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है, ये वाला भाग। तो अब आपका जो एरिया बचेगा बी सी क्यू बी का जो क्षेत्रफल बचेगा आपका, वो बचेगा, इस टोटल क्षेत्रफल था आपका 154, इसमें से आपने 98 माइनस कर दिया है, तो कितना बच गया आपका, ये 56 सेंटीमीटर की घात 2, यानी कि ये वाला 56 सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल आपका जो बीच वाला भाग है आपका। तो थोड़ा सा प्रॉपरली समझ लेना आराम से एक्सप्लेन करके, ये वाला भाग आपका, ठीक है। मैं कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे हटा दे रहा हूँ इसको। देखिए अलग अलग से अगर मैं इसको लिखूं तो ये वाला एरिया आ गया आपका 98, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। टोटल था आपका 154, तो ये बचेगा आपका 56 सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है। अब ये दोनों आ गए, आपको निकालना है केवल ये वाला भाग। तो आपने देखा होगा कि जब आपने ये क्षेत्रफल निकाला है आपका 154 सेंटीमीटर का, तो वो इन दोनों का भाग आया है आपका, इन दोनों का जुड़ के। तो आपको केवल ये वाला चाहिए, तो आपको दिख रहा है जब केवल ये वाला चाहिए तो हम इन टोटल क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देंगे। तो जो आपका अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा आपका, वो क्या करेंगे आप लोग, टोटल 154 था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से अंदर वाला 56 को माइनस कर देंगे आपका। तो कितना बचेगा, ये 98 सेंटीमीटर की घात 2, यानी कि ये भी आपका 98 ही आएगा सेंटीमीटर की घात 2। इस तरीके से हम इसको एरिया निकालेंगे। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आइए, देखिए ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, पहले हमने इन दोनों का कंबाइंड निकाला क्षेत्रफल, उसके बाद फिर इन दोनों का कंबाइंड क्षेत्रफल निकाला, फिर इन दोनों के क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर दिया, तो केवल यही वाला क्षेत्रफल बचा मेरा, और ओवरऑल में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो केवल यही वाला क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। यही आपको निकालना था यहाँ पे, क्लियर, समझ लेना इसको थोड़ा सा पॉज करके, क्लियर, ओके। नेक्स्ट में देखिए आपका एक क्वेश्चन में, नेक्स्ट में ये कह रहा है कि एक ठोस दे रखा है आपका, वो शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि नीचे का वाला एक आपका इस तरीके के ठोस दे रखा है कि नीचे वाला भाग अर्धगोला है और ऊपर वाला भाग शंकु के आकार का है, ठीक है। अभी देखिए ये दे रखा है, देखिए ये रहा, नीचे वाला भाग आपका गोलाकार है अर्धगोला, और ऊपर आपका शंकु बना हुआ है, ये रहा। आगे क्या कह रहा है, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो आपका, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे आधार दोनों का समान दे रखा है, समान आधार त्रिज्या, यानी कि दोनों की त्रिज्या तो सेम हो गई। अब ऊंचाई बदल जाएगी आपकी, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है। दोनों का सूत्र आपको पता होगा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है आपका 2πr², और शंकु का वक्रपृष्ठ आपने पढ़ा होगा πrl होता है, जहाँ पे l आपकी त्रिज्या ऊंचाई है, ठीक, ये पढ़ा होगा आपने। अब क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, शंकु की ऊंचाई मान ली मैंने h, त्रिज्या मैंने मान ली r, तो आपको पता है समान त्रिज्या है तो गोले की त्रिज्या भी वही हो जाएगी और शंकु की त्रिज्या भी वही हो जाएगी आपकी, ठीक। क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ एक जैसा है आपका, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr², और जो शंकु का वक्रपृष्ठ है आपका, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है आपका πrl, l जहाँ पे त्रिज्या ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई। देखिए शंकु के बारे में जानकारी, ये तो होती है इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और ये होती है इसकी त्रिज्या ऊंचाई, और ये होती है इसकी त्रिज्या। तो इनके बीच में संबंध आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस लगा के l² बराबर h² प्लस r², ठीक है, या फिर l बराबर √h² प्लस में r², यही हमने लगाया।
अब एल की वैल्यू ये रिप्लेस कर दी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 2r² बराबर बच गया आर इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। कुल मिला के एच और आर का अनुपात निकालना है। तो आर यहाँ पे देखिए आर से इसकी एक घात यहाँ पे कम हो जाएगी, एक घात कट जाएगी तो केवल 2r बचेगा। अंडर रूट हटाना पड़ेगा आपको, तो वर्क करिए दोनों पक्षों का। जैसे आप वर्क करेंगे तो 2r का स्क्वायर 4r² हो जाएगा और इसका वर्ग में वर्गमूल खत्म हो जाएगा आपका। और उसके बाद फिर r² को एक तरफ किया मैंने, 3r² बराबर एच स्क्वायर और r², उसके बाद h² से डिवाइड किया तो r² बटे में h², ये 3 1 के बटे में चला जाएगा बराबर 1/3। तो r/h बराबर 1/√3 आ गया। अनुपात आपको निकालना है, तो अनुपात आपका ये हो गया। यहाँ पे अनुपात का मतलब होता है अगर आप बटे में संख्या ला रहे हैं आपकी, मतलब a/b बराबर अगर c/d है और आपको अगर अनुपात चाहिए तो a का अनुपात b के साथ बराबर c का अनुपात d का। अनुपात का मतलब भाग होता है आपका। ये निकल गया, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन था आपका, टिपिकल क्वेश्चन है भाई। आपको वक्र प्रश्न वगैरह और संपूर्ण प्रश्न ये सारे ठोस चीज़ों के याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ओके, क्लियर है ये। नेक्स्ट में देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए सांख्यिकी का क्वेश्चन है और वो भी आपको क्लासिफाइड केस, मतलब क्लासिफाइड दे रखा, कंटिन्यूअस डेटा दे रखा है आपको वर्ग अंतराल के रूप में। तो आपको सूत्र पता होगा वर्ग अंतराल वाला, केवल एक ही सिंपल सूत्र होता है सबका। और माध्यिका निकालनी है अगर आपको, तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताता रहूँ। माध्यिका निकालने के लिए ये वाली बारंबारता होती है और केवल बारंबारता से माध्यिका नहीं निकलती, आपको संचयी बारंबारता की भी लेके आनी पड़ती है। तो देखिए मैंने आपको समय बचाने के लिए टेबल बना रखी है। वर्ग अंतराल दे ही रखा है आपको यहाँ पे, ये रहा सारा, ये रहा, ठीक, ये सारा वर्ग अंतराल है आपका और ये बारंबारता है। उसके बाद संचयी बारंबारता कैसे बनाते पता होगा, पहले तो एज इट इज लिख देते हैं, उसके बाद फिर तिरछा ऐड करके लिखते हैं, यानी कि बाद 2 + 10 बराबर 12, 12 + 12 बराबर 24, 24 + 15 बराबर 39, 39 + 13 बराबर 52, 52 + 8 बराबर 60 और 60 + 4 बराबर 64, ठीक है। तो लास्ट में जो बनता है तो यही टोटल बारंबारताओं का सम बनता है आपका। उसके बाद कुल पद आपके 24 हो गए, 64 सॉरी। और आपको पता होगा हम लोग क्या करते हैं, हमें ढूंढना पड़ता है माध्यिका वर्ग, माध्यिका निकालने के लिए वर्ग अंतराल वाले केस में। तो उसके लिए n/2 निकाला हमने। n/2 आपको दिख रहा कितना आ गया, 32। अब आप देख लीजिए 32 किस रेंज में आ रहा है, 2 तक इस रेंज में, 12 तक इस रेंज में, 24 तक इस रेंज में, 24 के बाद 39 तक इस रेंज में। तो इसका मतलब ये वाला जो बना है मेरा, ये वाला, ये ही मेरा माध्यिका वर्ग बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले 2 नंबर्स आपके, उसके बाद अगले 12 नंबर तक यहाँ आएगा, फिर 24 नंबर तक यहाँ आएगा, 12 से 24, और 24 के बाद वाले आपके इस रेंज में आएंगे, 30 से 40, 39 तक, ठीक है। तो इस रेंज में आ गया, तो ये माध्यिका वर्ग बन गया। उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू निकालनी पड़ती है। सूत्र एक्चुअल में बनता है, देखिए ये पता होगा आपको, m बराबर l + n/2 - cf अपॉन में f इंटू में h। और ये सारी वैल्यूज़ क्या है, l है आपकी, जो माध्यिका वर्ग आपका बना है उसकी निम्न सीमा। जैसे यहाँ पे माध्यिका वर्ग ये बना है तो निम्न सीमा आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 30 आएगी। f जो होती है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है, जो कि कितनी है यहाँ पे 15। यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़, ये रहा, ये माध्यिका है और ये संचयी बारंबारता, ये बारंबारता, ये संचयी बारंबारता है आपके, CF से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग ये है आपका, देखिए इससे ठीक पहला वर्ग ये रहा आपका, इसकी संचयी बारंबारता ये रही आपकी, तो 24। और h होता है अंतराल आपका, जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे, इनके बीच में जो डिफरेंस है आपका 10-10 का है, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रिप्लेस करिए यहाँ पे। तो l की वैल्यू आपकी 30 प्लस n/2 की वैल्यू 32 आई थी वहाँ पे, माइनस CF की वैल्यू है आपके पास 24 अपॉन में f की वैल्यू है आपके पास 15 और h की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 10। अब केवल इसको सोल्व करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो 30 प्लस 32 माइनस 24 करेंगे तो 8 बचेगा, अपॉन में 15 इंटू में 10 है यहाँ पे। तो एक काम करिए, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 5 से डिवाइड करिए, ये 3 बार जाएगा, और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। तो 8 अपॉन में 3 और इंटू में 2, तो ये आ गया 30 प्लस 16/3। तो आप लोग डिवाइड कर दीजिए फुल्ली। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 5.3 के आसपास लगातार आएगा। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 35.3, ये आपकी माध्यिका आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग माध्यिका काउंट करते हैं वर्ग अंतराल वाले केस में, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया आपको, बेसिक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में ही पढ़ा है आपने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ये, और ये बढ़िया क्वेश्चन है भैया आपका, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड।
क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है और कोस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 है, दोनों बराबर वैल्यू हैं और दोनों, ध्यान रखना, दोनों का प्लस का एंगल 0 और 90 के बीच में, यानी कि दोनों ए और बी का जो मान है, दोनों उनका प्लस है वो 90 तक मैक्सिमम है आपका, और ए का मान बी से बड़ा है यहाँ पे, तो ए और बी की मान ज्ञात करना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट हम लोग, ठीक है, यहीं कर दे रहा हूँ इसको, इन सबको हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, फिर यहीं क्वेश्चन को हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, साइन ए माइनस बी की वैल्यू जो दे रखी है आपको वो 1/2 दे रखी है, और हट गई। देखिए क्या कह रखा है क्वेश्चन में, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है, और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, ये दोनों दे रखे हैं, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है, और ये कंडीशन दे रखी है कि दोनों का जो प्लस है ना वो 0 और 90 के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये क्यों दे रखा अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग एंगल्स जो हैं टोटल एंगल आपके पहले की चतुर्थांश से मिले, क्योंकि हाई स्कूल तक लेवल तक केवल फर्स्ट चतुर्थांश के बारे में ही बात की गई है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखिए साइन है, आपको एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे साइन और कोस खत्म करना पड़ेगा, तो साइन और कोस खत्म करने का एक ही ऑप्शन है कि ये बराबर वाली जो वैल्यू है इसको देख लीजिए, क्या ये साइन में कोई एंगल की वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही। सिमिलरली यहाँ पे 1/2, क्या ये कोस में किसी एंगल की वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब आपका एंगल पहले चतुर्थांश में होते हैं और अगर साइन ए बराबर साइन बी आ जाए, यानी कि दोनों ये ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात सेम आ जाएं, तो वहाँ पे केवल तभी पॉसिबल है ये जब आपके एंगल बराबर हों एक दूसरे के, कब, जब पहले चतुर्थांश में। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं कि जब साइन इधर लेफ्ट में है आपका, कि साइन ए माइनस बी अगर आपका लेफ्ट में है तो बराबर वाली वैल्यू को भी साइन में लिखना है। मुझे बताइए साइन में 1/2 कितने एंगल की वैल्यू होती है, नहीं पता है तो पता कर लेना, साइन में ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके दो एंगल्स की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू 30 के बराबर होगी। सिमिलरली यहाँ देखिए लेफ्ट में वैल्यू, अब चूंकि यहाँ पे कोस में दे रखी है तो यहाँ पे राइट में भी कोस वाली ही वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी आपको, और आपको पता है कोस में 1/2 60 की वैल्यू होती है। तो फिर से इसी कॉन्सेप्ट को लगाइए, तुलना करिए दोनों की, ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। अब देखिए ए और बी में दो रेखिक समीकरणें बन गई हैं आपकी, इनको सोल्व करके आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि दोनों के गुणांक बराबर हैं, तो इसको इसके नीचे लिख दीजिए और जोड़ दीजिए दोनों को, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ए प्लस ए कितना हो गया आपका ये 2a, 60 + 90 कितना हो गया आपका ये 60 + 30 बराबर 90, तो a बराबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना आ गया 45। अब a की वैल्यू आप फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, आपको b की वैल्यू आ जाएगी, हम सेकंड में रख रहे हैं, तो 45 प्लस का b बराबर 60 आ गया, तो b बराबर आएगा यहाँ से 60 माइनस का 45, तो कितना आ गया आपका 15 डिग्री। ए और बी की वैल्यूज आ गई, ए बराबर 45 और बी बराबर 15। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर। ओके नेक्स्ट में देखिए आपका, अब वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है भाई, हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए पहले। बिंदुओं 5,6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y x किस अनुपात में काटता है। देखिए आपको बताना है कि y x किस अनुपात में काटेगा इसको, दो बिंदु दे रखे हैं आपको, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ मैं। पहला बिंदु है 5,6, आपको दिख रहा होगा पहले चतुर्थांश में आएगा 5,6, लगभग लगभग यहाँ आएगा, मान लो 5,6, ये पहला बिंदु है, मान लो ए है ये। दूसरा बिंदु दे रखा है आपको -1, -4, दोनों नेगेटिव है, तो आपको दिख रहा होगा ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब इस वाले में आएगा, थर्ड वाले में आएगा, दोनों नेगेटिव हैं आपके, -1, -4, तो -1 आपका लगभग यहाँ, -4 यहाँ, लगभग 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 यहाँ मान लो इसको, -1, -4, ये बी मान लो। अब इनको जब मान के चलो जोड़ेंगे हम लोग, इस तरीके से जोड़ दिया हमने, तो देखिए वाई एक्स को ना यहाँ काट रहा है ये, इस बिंदु पे पी मान लो। तो क्वेश्चन में ये बताना है आपको कि जो वाई एक्स है ना, ये इसको किस अनुपात में काटेगा, यानी कि ये वाली दूरी बटे ये वाली दूरी कितनी होगी, या फिर ये मान लीजिए ये वाली दूरी बटे ये वाली दूरी कितनी होगी, वही जो आप m1 अनुपात m2 मानते, मान लेके चलिए ये m1 है, ये और ये आपका m2 है। अब ध्यान से देखिए एक बात आप, क्योंकि ये बिंदु वाई एक्सिस पे है,
तो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, वाई एक्स पे अगर कोई भी बिंदु मौजूद होता है तो उसके लिए एक चीज़ है जो बिल्कुल परफेक्ट रहती है कि वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट उसका जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट हम कह नहीं सकते क्या होगा उसका। ठीक, तो इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि जब कभी भी आपको अनुपात निकाले, किस अनुपात में डिवाइड करा, तो आप केवल विभाजन बिंदु के वही निर्देशांक यूज करेंगे जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता होगी। विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपको पता है अंतः विभाजन का, कि अगर x1 y1 और x2 y2 कोई भी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित करे तो वहाँ से दो विभाजन बिंदु मिलेंगे, एक तो x मिलेगा और दूसरा y मिलेगा। सूत्र आपने पढ़ा होगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, एक तो ये सूत्र। और y का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा केवल m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब चूंकि ये तो है विभाजन बिंदु निकालने का, लेकिन अगर विभाजन बिंदु दे रखे हैं और अनुपात आपसे पूछ रहा है तो आप केवल वही विभाजन बिंदु यूज करेंगे जिसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकली पता होगी। अब जैसे इस केस में है y की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू पता है ना, तो आप केवल इसका x कोऑर्डिनेट ही यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो x कोऑर्डिनेट आपका जीरो है यहाँ पे। अब आप m1 m2 आपने माना हुआ है तो m1 ये रहा और निर्देशांक ये रहे, तो यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है आपका ये x1 y1 बन जाएगा और ये वाला बिंदु x2 y2 बन जाएगा आपका। तो जैसे हम लोग सूत्र लगाएंगे तो सूत्र में बनेगा m1 x2, तो m1 x2 की वैल्यू ये रही आपके पास -1 प्लस में m2 x1 की वैल्यू ये रही आपके पास में 5 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। मतलब अनुपात निकालने में दूसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी एक से ही आपका अनुपात निकल जाता है। ठीक है, बटे 1 करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये बचेगा माइनस का m1, यहाँ बचेगा प्लस का 5m2। अब ये m1 प्लस m2 तो जीरो में चला जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा, जीरो। आपको अनुपात निकालना है m1 m2 का, तो दिख रहा होगा ध्यान से, इसको हम लोग इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और अनुपात जब निकालना है तो m2 से डिवाइड करिए, तो ये m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 1 आएगा। अनुपात निकाल दीजिए, अभी जैसे बताया था m1 अनुपात m2 बराबर 5 अनुपात 1। इस तरीके से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब अनुपात निकालना हो तो हम केवल उसी कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे जब हमें जिसका न्यूमेरिकली पता होगा। मान के चलो कि ये एक्स एक्सिस वाला पूछ लिया होता है इसने, तो आपको ये पता है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी बिंदु रहता है तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका पता नहीं रहता। तो अगर एक्स एक्सिस वाला पूछता हमें अनुपात तो हम केवल वाई कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं यहाँ पे, यानी कि ये वाला सूत्र। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट में देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन को हम लोग अटैम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा है, चित्र में दो ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप दे रखे हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा है ए क्यू पी के। तो इसमें देख लीजिए, ए के संगत शीर्ष ए है, बी के संगत शीर्ष क्यू है और सी के संगत शीर्ष पी बन रहा है। तो मैंने आपको कलर किया हुआ है, बी आपका यहाँ पे वॉयलेट कलर में है तो क्यू है यहाँ पे, और ये आपका ऑरेंज कलर में है तो ये दोनों समरूप हैं, मतलब जो संगत शीर्ष हैं आपके। अब क्वेश्चन में आपको बी सी तो 8 दिया हुआ है, तो यानी कि ये तो 8 दे रखा है आपको। पी क्यू बराबर 4 दिया हुआ है आपको, तो ये 4 गिवन है आपके पास। बी ए बराबर आपका 6.5 है आपका, और ए पी बराबर 2.8 है आपका। आपको बाकी दोनों निकालने हैं। अब आप देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो समान होता है आपका। तो संगत भुजा देखिए कौन कौन सी हैं। अगर आप इसकी ये वाली भुजा देखेंगे ए सी, तो सी के संगत पी बन रहा है, तो यहाँ पे आपका ए सी बटे में ए पी आएगा, बराबर रहेगा। ये है ए क्यू और ये है आपका ए बी, ये बराबर रहेगा। और तीसरी भुजा कौन सी है आपकी, बी सी ए सी। हम इस वाले ट्राइंगल का ले रहे हैं हम पहले, तो सिमिलरिटी यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है हम लोगों को। देखिए कैसे करेंगे। हाँ, हम लोग इस ट्राइंगल की ये वाली भुजा ले रहे हैं ए बी बटे, अब ए तो दोनों में सभी में कॉमन है, तो बी के संगत शीर्ष क्यू बन रहा है, तो बटे में ए क्यू आएगा बराबर। अगर हम इसकी ये वाली भुजा लेंगे ए सी, तो सी के संगत पी बन रहा है, तो ये ए पी बराबर तीसरी भुजा बी सी, और बी सी के संगत शीर्ष क्या बन रहा है यहाँ पे, पी क्यू बन रहा है। ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अब जो की जिसकी वैल्यू पूछी आपसे, आप पहले उसकी वैल्यू निकालिए। देखिए सबसे पहले देखिए अनुपात निकालिए, बी सी बराबर 8 है और पी क्यू बराबर 4 है, तो बी सी बटे पी क्यू, तो यहाँ से बी सी बटे पी क्यू बराबर 8 बटे 4, तो कितना आ गया अनुपात इनका 2। तो अब देखिए ये तीन क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर हैं, तो सेपरेटली एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि पहले इसको इसके बराबर लीजिए फिर इसको इसके बराबर लीजिए। क्यों, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो यानी कि ए बी बटे ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा 2।
अब इसमें जिसकी वैल्यू चाहिए और जिसकी वैल्यू गिवन है आप उसको रिप्लेस करिए। क्वेश्चन में देखिए आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, बी ए यानी कि ए बी 6.5 दे रखा है आपको, और ए क्यू देखिए आपसे पूछा भी है, तो बटे में ए क्यू बराबर में कितना आ जाएगा 2 बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से जो ए क्यू बराबर है वो आ गया 6.5 और बटे में कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही रहने दो बेशक इसको, ठीक है, ए क्यू निकल गया। उसके बाद अब इसको इसके बराबर लीजिए, यानी कि ए सी बटे ए पी बराबर में 2 ही आएगा क्योंकि अनुपात है आपका। अब क्वेश्चन में ए सी आपसे पूछा हुआ है और ए पी आपको गिवन है 2.8 बराबर 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए सी बराबर 2 इंटू 2.8 कितना आ गया आपका 5.6 सेंटीमीटर। तो निकल के आपकी दोनों भुजाएं, ठीक है। देखिए समरूप त्रिभुज का प्रमेय हम लोग यूज़ करिए यहाँ पे और हमारा काम हो गया, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग अब शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इसका थर्ड पार्ट के साथ। उसमें थर्ड पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे सॉल्व, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसको कंप्लीट देखिए और आप बेनिफिट लीजिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।